हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पंक्चुएशन। आप जब भी रीडिंग करते होंगे तो आपको बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स दिखाई देते होंगे, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास और भी बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स आपको देखने को मिलते होंगे। पर क्या आपको पता है कि इन पंक्चुएशन मार्क्स को क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको कब और कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। लिखते समय शब्दों को और वाक्यों को अलग करने और अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए जो विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वही पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास, हाइफन, बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स को हम अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिनको हम अपनी राइटिंग में लिखते समय यूज़ करते हैं, इनसे हम अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम कोई स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, या हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या किसी और की कही हुई बात को कोट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम इन्हीं पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से क्लियर कर पाते हैं। सोचिए, अगर आप लगातार बिना पॉज लिए, बिना रुके किसी के सामने अपनी बात कहते जाएंगे तो सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसी तरह से बिना पंक्चुएशन मार्क्स के अगर आप लिखेंगे तो अपनी बात को समझा पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं करते हैं तो किस तरह से कभी कभी पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। यहाँ इस सेंटेंस में लेट्स ईट ग्रैंडमा, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा अपनी ग्रैंडमा को खाने की बात कर रहा है, लेकिन जब हम इसी सेंटेंस में कॉमा लगा देंगे लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये बच्चा अपनी ग्रैंडमा को एड्रेस कर रहा है, उनको संबोधित कर रहा है, उनको बुला रहा है और उनसे खाने के लिए आने को बोल रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर हम बिना पंक्चुएशन मार्क्स के लिखते हैं या बिना पॉज लिए बोलते हैं तो किस तरह पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एन्जॉय कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स। इस सेंटेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन इस बात को बोल रहा है वो अपनी फैमिली और पेट्स को कुक करने की बात बोल रहा है। पर अगर इसी सेंटेंस को कॉमा लगाकर बोला जाएगा आई एन्जॉय कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स, तो यहाँ इसका मतलब क्लियर होगा कि जो पर्सन बोल रहा है वो कुकिंग को, अपनी फैमिली को और अपने पेट्स, इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। तो आप देख सकते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स से जो मीनिंग निकलनी होती है, जो सेंस होता है सेंटेंस का, जो बात हम कहना चाहते हैं, उसमें कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो ये है इम्पॉर्टेंस इन पंक्चुएशन मार्क्स की। Without using these punctuation marks, people might get confused about what you are trying to say. तो अब हमने पंक्चुएशन मार्क्स की इम्पोर्टेंस समझ ली और अब देखते हैं कुछ मेन पंक्चुएशन मार्क्स जो राइटिंग में लिखते समय यूज़ किए जाते हैं। ये है वो 10 पंक्चुएशन मार्क्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं पर हम एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज़ comma, next is question mark, next is exclamation mark, next quotation marks, quotation marks को inverted commas भी बोला जाता है, next is apostrophe, next semicolon, next is colon, next hyphen, and then we'll talk about the use of capital letters. Let's start with the use of full stop. फुल स्टॉप को हम असर्टिव सेंटेंसेस के अंत में यूज़ करते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है दिस इज़ अ बुक एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज़ आई एम टीचिंग यू। ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हैं, साधारण कथन हैं। इनके अंत में हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ ऑफ फुल स्टॉप इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंत में भी फुल स्टॉप को यूज़ किया जाता है। जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं जैसे स्पीक लाउडली, या जिन वाक्यों से रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस दी जाती है, इस तरह के जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में भी फुल स्टॉप को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज ऑफ फुल स्टॉप इज
अब्रिविएशंस और इनिशियल्स के साथ फुल स्टॉप को यूज़ किया जाता है। अब ये अब्रिविएशंस और इनिशियल्स क्या होते हैं? अब्रिविएशंस जब हम किसी वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं, जैसे MA इज़ एन अब्रिविएशन फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स, UP इज़ एन अब्रिविएशन ऑफ उत्तर प्रदेश, DM is an abbreviation of district magistrate. These are called abbreviations, short form of word or a group of words. और initials क्या होते हैं? Initials are the first letters of a person's name or title. किसी व्यक्ति के नाम या उसको जो टाइटल दिया गया है उसके जो first letters होते हैं, शुरुआती जो अक्षर होते हैं, उनको initials बोला जाता है। तो when we use initials and when we use abbreviations, we usually use full stops to show that the word has been shortened. हम abbreviations और initials के साथ full stop को use करते हैं ये दिखाने के लिए कि इन शब्दों को short कर दिया गया है। Now let's talk about the use of comma. एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए, अगर एक सेंटेंस में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के कई सारे शब्द यूज़ किए गए हैं तो उनको अलग करने के लिए कॉमा को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, शी इज़ वेरी क्यूट, लवेबल एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर ये 3 एडजेक्टिव्स हैं, क्यूट, लवेबल एंड इंटेलिजेंट। ये तीनों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द हैं। अगर 3 से ज़्यादा भी होते तो उनको अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते, लेकिन लास्ट वाले जो 2 वर्ड होते हैं उनके बीच में कॉमा की जगह पर एंड को यूज़ कर दिया जाता है। इसी तरह अगर सेंटेंस में यस या नो का यूज़ हुआ है तो यस या नो को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए कॉमा को यूज़ किया जाता है। सेंटेंस में अगर कोई डेट और ईयर आया है तो उस डेट को ईयर से अलग करने के लिए भी कॉमा को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में 15 अगस्त एक डेट है एंड 1947 एक ईयर है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में कॉमा को यूज़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल इज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद भी कॉमा को यूज़ किया जाता है। अब ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इज व्हेन यू डायरेक्टली कॉल आउट और एड्रेस अ पर्सन लाइक सेइंग समवंस नेम और टाइटल टू गेट हिज और हर अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, राजेश कम हियर। इस एग्जाम्पल में राजेश को डायरेक्टली उसका नाम लेकर बुलाया जा रहा है, तो राजेश नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। और अगर इसी तरह हम कहते हैं मॉम कैन यू हेल्प मी, तो मॉम को एड्रेस किया जा रहा है, उनको संबोधित करके बुलाया जा रहा है, तो मॉम जो है वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। तो ये जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होते हैं ये वर्ड्स के बाद में कॉमा लगा दिया जाता है उनको बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए। और अगर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस सेंटेंस में बाद में यूज़ किया गया है, जिसको संबोधित किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को एड्रेस किया जा रहा है, उसका नाम या उसका टाइटल सेंटेंस में बाद में लिखा हुआ है, तो उसके पहले कॉमा को यूज़ कर दिया जाएगा। जैसे पहले वाले सेंटेंस में था राजेश कम हियर, तो राजेश के बाद में कॉमा लगाया गया था, और यहाँ पर है कम हियर राजेश, तो राजेश के पहले कॉमा लगा दिया गया है। नेक्स्ट रूल इज रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से अलग करने के लिए भी कॉमा को यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में जब किसी के कहे हुए वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट किया जाता है तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, और इसको रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए कॉमा को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल इज यदि केस इन एपोजिशन वाक्य के बीच में आए तो उसके पहले और बाद में दोनों स्थानों पर कॉमा लगाया जाता है। अब ये केस इन एपोजिशन क्या है? Case in apposition means when we give extra information about a noun by adding another noun or noun phrase next to it. जब हम किसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक उसके बगल में कोई दूसरा नाउन या नाउन फ्रेज को ऐड करके, तो वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको एपोजिशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है माई फ्रेंड कपिल इज़ एन IPS ऑफिसर। यहाँ पर माई फ्रेंड वो नाउन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और कपिल एपोजिशन है, क्योंकि कपिल आपको माई फ्रेंड के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बाय टेलिंग यू हिज नेम। अगर इसको हटा भी दिया जाए तो भी सेंटेंस कंप्लीट होगा दैट माई फ्रेंड इज़ एन IPS ऑफिसर, कपिल इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट माई फ्रेंड।
तो ये जो कपिल है ये भी एक नाउन है और इसके ठीक बगल में लिखा हुआ है, इस नाउन के बगल में लिखा हुआ है, तो ये एपोजिशन है और इसको अलग करने के लिए उसके आगे और पीछे दोनों जगह पर कॉमा को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल इज क्लॉजेस को अलग करने के लिए भी कॉमा को यूज़ किया जाता है। अब ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। शब्दों का एक ग्रुप जिसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, उसे क्लॉज बोला जाता है। Sometimes sentences have two clauses and one clause depends on the other to make complete sense. कभी कभी सेंटेंस में दो क्लॉजेज आ जाती हैं और एक क्लॉज जो होती है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है जिससे कि सेंस कंप्लीट हो पाए। एंड व्हेन वी कनेक्ट दीज टू क्लॉजेज वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट देम। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी आस्क्स आई विल हेल्प हर. In this sentence, if she asks is a dependent clause. It doesn't make complete sense on its own. अगर केवल इतना बोला जाए if she asks, तो इस clause से sentence का पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा. So this is a dependent clause. And the other clause is I will help her. This is the main clause. It can stand alone as a complete sentence. ये sentence अगर ये clause अगर अकेले भी बोला जाए तो ये एक complete sentence के रूप में हम बोल सकते हैं आई विल हेल्प हर। तो ये मेन क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है और इन दोनों क्लॉजेस को अलग करने के लिए कॉमा को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट रूल इज एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज को अलग करने के लिए अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में प्रयोग किए गए हों। अब ये एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें समय, स्थान, कारण या शर्त की जानकारी देते हैं। दे गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, वाई और वेयर समथिंग हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अर्जेंसी स्टोर सम फूड। इसमें ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इन केस ऑफ अर्जेंसी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें फूड को स्टोर कब करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। तो इसलिए ये जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है और इसको बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए कॉमा को यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई एडवर्बियल क्लॉज आती है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब हो और वो समय, स्थान, कारण या कोई शर्त की जानकारी दे रहा हो, तो उस एडवर्बियल क्लॉज को अलग करने के लिए भी हम कॉमा को यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है किसी बात पर जोर डालने के लिए। तो जब इस तरह के वर्ड्स को सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है तो उनके पहले और बाद में दोनों जगह कॉमा को लगाया जाता है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हाउएवर, देयरफॉर, डाउटलेस, टू, हेंस, इन शॉर्ट, मोरओवर, नेवरदलेस, एट लीस्ट, ऑफ कोर्स, फाइनली, मे एंड आफ्टर ऑल। ये जो वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस के बीच में यूज़ किए जाएंगे तो इनके पहले और बाद में दोनों जगह पर कॉमा को यूज़ किया जाएगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देयरफॉर को यूज़ किया गया है, ही देयरफॉर कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। तो यहाँ पर देयरफॉर के पहले और बाद में दोनों जगह पर कॉमा को यूज़ किया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूसेज कॉमा के। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सभी को पता होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में यूज़ किया जाता है। जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ये एक क्वेश्चन है और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। आर यू लिसनिंग टू मी, ये भी एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसके बाद में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। अब देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क को कहाँ यूज़ किया जाता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी हमारे मन में अचानक से खुशी की फीलिंग आ जाती है, कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं। तो ये इस तरह की जो फीलिंग्स हमारे मन में अचानक आ जाती हैं तो तुरंत रिएक्शन देने के लिए हम जिन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ किया जाता है। ये नीचे जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़ एंड हाउ काइंड यू आर,
ये दोनों सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस को पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कोई एक सुंदर ड्रेस देखी, उसको देखकर आपको बहुत खुशी हुई या आश्चर्य हुआ और उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने इस सेंटेंस को यूज़ किया, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाएगा। इसी तरह से हाउ काइंड यू आर, आपने किसी बहुत दयालु व्यक्ति को देखा, आप उसकी प्रशंसा करने की भावना आपके मन में आई और आपने इस सेंटेंस से उसको एक्सप्रेस किया, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से इंटरजेक्शंस के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है। इंटरजेक्शंस वो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमारे मन में आने वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को तुरंत दिखाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे यहाँ नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ओ यू फेल्ड अगेन एंड वाओ वी वन द मैच। इन दोनों सेंटेंसेस में ओ और वाओ ये 2 छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनसे हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं। ओ एक इंटरजेक्शन है, इससे हम अपने डिसअपॉइंटमेंट को या सैडनेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड वाओ एक इंटरजेक्शन है जिससे हम अपनी खुशी को या अपने एक्साइटमेंट को दिखा सकते हैं। तो ये दोनों इंटरजेक्शंस हैं और इन दोनों इंटरजेक्शंस के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ किया जाएगा। और चलिए अब देखते हैं कोटेशन मार्क्स को यानी इन्वर्टेड कॉमास को कहाँ प्रयोग किया जाता है। किसी की कही हुई बात को बिना बदले डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए कोटेशन मार्क्स यानी इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड टू मी हाउ आर यू। ये हाउ आर यू जो सेंटेंस है ये किसी का कहा हुआ सेंटेंस है और अगर उसकी बात को बिना बदले हमें उसी के शब्दों में पेश करना है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। इसी तरह कोटेशन मार्क के अंदर अगर दूसरे कोटेशन मार्क्स को यूज़ करना पड़े तो सिंगल कोटेशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी हैव यू वॉच दंगल मूवी। तो यहाँ पर हमने उसके सेंटेंस को, जिसने भी बोला है उस सेंटेंस को तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया, लेकिन उसी के अंदर हमें एक और इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है, हमें दंगल मूवी को रेफ़र करना है, तो हम सिंगल कोटेशन मार्क को यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है और अगर प्लूरल नाउन के साथ करना होता है तो एस के बाद में लगाया जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी के बाद एस भी ऐड करते हैं और प्लूरल नाउन में अगर उसमें एस पहले से लगा है तो हम एस के बाद केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आई एम मोहित सिस्टर। तो यहाँ पर वो सिस्टर किसकी है, यहाँ हमें संबंध बताना है कि मोहित की सिस्टर है, तो संबंध बताने के लिए हम इस अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे, उसके बाद में एस लगा देंगे। और यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में हमें बताना है कि कार्स किसकी हैं, मेरे भाइयों की। तो यहाँ क्योंकि ब्रदर्स पहले से प्लूरल है और उसमें एस लगा हुआ है तो हमें केवल अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करना है और इस तरह से सेंटेंस होगा, दीज आर माई ब्रदर्स कार्स। ब्रदर्स के बाद में केवल अपॉस्ट्रोफी को यूज़ किया जाएगा। और यहाँ क्योंकि मोहित ऊपर वाले सेंटेंस में सिंगुलर नाउन है, उसके साथ संबंध बताना है तो हमने अपॉस्ट्रोफी के बाद में एस को भी ऐड किया है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है सेमीकोलन। उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है और सेमीकोलन को कहाँ यूज़ किया जाता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कॉमा या कंजंक्शन के स्थान पर सेमीकोलन को यूज़ किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, वो क्लॉजेस जिनका सेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, जिनको एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में बोला जा सके। अभी आपने थोड़ी देर पहले डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में जाना था कि डिपेंडेंट क्लॉजेस वो होती हैं जो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, यानी अगर उनको अकेले बोला जाए तो उतने से उस सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होती हैं जिनको अगर एक सेंटेंस की तरह बोला जाए तो उस सेंटेंस का मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल में 2 क्लॉजेस लिखी हुई हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। पहली क्लॉज है ही इज़ सैड और दूसरी क्लॉज है हिज फादर हैज़ बीटन हिम। अगर इन दोनों को अलग अलग एक सेंटेंस की तरह बोला जाए तो दोनों अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देंगे। तो ये 2 क्लॉजेस हैं और इन दोनों क्लॉजेस को या तो कंजंक्शन लगाकर जोड़ा जा सकता है या कॉमा लगाकर जोड़ा जा सकता है या फिर सेमीकोलन लगा करके भी जोड़ा जा सकता है।
नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोलन। इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है। अक्सर आपने रीडिंग करते समय इस पर ध्यान दिया होगा। इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? जब हमें कोई लिस्ट लिखनी होती है तो उसको लिखने के पहले हम कोलन लगाते हैं। जैसे यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट्स बिलो। नीचे कुछ अटैचमेंट्स की लिस्ट है और उस लिस्ट को लिखने के पहले हमने यहाँ पर कोलन को यूज़ किया है। इसके अलावा आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के बीच में भी कोलन को यूज़ किया जाता है। ही विल बी देयर एट 1:30 PM। यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है, आवर्स और मिनट्स दिए हुए हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए बीच में कोलन को यूज़ किया गया है। इसके अलावा अनुपात यानी रेशियो बताने के लिए भी कोलन को यूज़ किया जाता है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 10:5। तो यहाँ पर इस रेशियो को बताने के लिए बीच में कोलन को यूज़ किया गया है। इसके अलावा कंप्लीट सेंटेंस के बाद अगर किसी कोटेशन को लिखना है तो उसके लिए भी हम कोलन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ गांधी जी। इसके बाद हमें गांधी जी की एक कोटेशन लिखनी है तो हम यहाँ पर कोलन को यूज़ करेंगे और उसके बाद इस कोटेशन को लिखेंगे। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज हाइफन। हाइफन का सिंबल इस तरह का होता है और हाइफन को कहाँ यूज़ किया जाता है? जब हम कंपाउंड वर्ड्स लिखते हैं तो उन कंपाउंड वर्ड्स के बीच में हाइफन को यूज़ किया जाता है। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर कोई नया शब्द बनाया जाता है उसे कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेट एक अलग वर्ड है और ग्रैंडफादर एक अलग वर्ड है और इन दोनों को मिलाकर के एक नया वर्ड बना दिया गया, ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट का मतलब होता है महान या बड़ा और ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी या नाना जी। अब इन दो वर्ड्स को मिला के जो एक नया वर्ड बना है ग्रेट ग्रैंडफादर, इसका मतलब हुआ आपके दादाजी या नाना जी के भी फादर। तो ये एक कंपाउंड वर्ड है और इसमें इन दोनों वर्ड्स को हाइफन लगा करके अलग किया गया है। इसी तरह कंपाउंड नंबर्स के बीच में हाइफन लगाया जाता है। कंपाउंड नंबर्स वो नंबर्स जो दो नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। जैसे 40 एक नंबर अलग है और 1 अलग नंबर है, इन दोनों को मिला के एक नंबर बन गया 41। तो ये एक कंपाउंड नंबर है और इन दोनों के बीच में भी हाइफन को यूज़ किया जाएगा। और अब देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। किसी भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए जो पहला वर्ड हम लिखते हैं उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज़ अ टीचर। इसमें पहला वर्ड है ही और इसका पहला अक्षर एच कैपिटल बना है। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स जब भी लिखे जाते हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल बनता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, रोहित गोज़ टू दिल्ली। इसमें रोहित और दिल्ली प्रॉपर नाउन्स हैं, जिसमें रोहित का आर और दिल्ली का डी कैपिटल बनाया गया है। तो प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स जब भी लिखे जाएंगे उनका पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया से अगर एडजेक्टिव बनाया जाएगा इंडियन, तो इंडियन का आई भी कैपिटल बनेगा। इसके अलावा जब भी हम कभी एब्रीविएशंस लिखते हैं तो उसमें लिखे जाने वाले प्रत्येक अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एब्रीविएशंस के बारे में अभी आप पहले समझ चुके हैं। ये तीनों वर्ड्स एब्रीविएशंस हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि एमए में दोनों अक्षर कैपिटल बने हैं, एमएलए के तीनों अक्षर और यूपी के दोनों अक्षर कैपिटल बनाए गए हैं। तो एब्रीविएशंस में प्रयुक्त प्रत्येक अक्षर के लिए कैपिटल लेटर को यूज़ किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ ये कहीं पर भी लिखे जाते हैं, चाहे सेंटेंस की शुरुआत में लिखे जाएं या बीच में। जहाँ भी लिखे जाएंगे ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। जैसे नीचे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है यू एंड आई प्ले टुगेदर। इसमें आई प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में लिखा गया है, लेकिन क्योंकि ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इसलिए इसको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा गया है। इसी तरह से इंटरजेक्शन ओ ये कहीं पर भी लिखा जाएगा, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। महीनों और दिनों के नाम के लिए भी कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया जाता है। महीनों के नाम या दिनों के नाम जब भी लिखे जाते हैं उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है।
जैसे यहाँ पहले एग्जाम्पल में जून एक महीने का नाम है और मंडे एक दिन का नाम है, इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनेगा। देश, भाषा, राष्ट्रीयता या विषय, इन सभी के नाम जब लिखे जाते हैं तो उनका भी पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है। जैसे यहाँ पहले एग्जाम्पल में आई लव माई इंडिया, इसमें इंडिया एक देश का नाम है तो इसका पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। चाइनीज़ एक भाषा है, इसका भी पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। और इंग्लिश भी एक भाषा है और इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है तो इसका अक्षर पहला वाला कैपिटल बनाया जाएगा। टाइटल्स जो होते हैं किसी बुक के टाइटल्स, उनमें कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया जाता है। बुक के टाइटल्स लिखने हो या किसी लेसन का नाम लिखना हो तो ये जो टाइटल्स होते हैं इनमें जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे यहाँ रोमियो एंड जूलियट, इसमें दो मेन वर्ड्स हैं रोमियो और जूलियट, तो इसमें रोमियो का आर और जूलियट का जे कैपिटल बनेगा। इसके अलावा भगवान के नामों और उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउंस में भी कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है। जब भी हम भगवान का नाम लिखते हैं या उनके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लॉर्ड कृष्णा एक भगवान का नाम है तो लॉर्ड का एल और कृष्णा का के कैपिटल बनाया गया है। और वी वर्शिप हिम, यहाँ पर हिम जो प्रोनाउन है ये लॉर्ड कृष्णा के लिए यूज़ किया गया है तो हिम का एच कैपिटल बनाया गया है। न्यूज़पेपर्स, ट्रेन्स और शिप्स के नाम भी जब लिखे जाते हैं तो उनमें जितने भी शब्द आते हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स डेली, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स ये एक न्यूज़पेपर का नाम है तो हिंदुस्तान का एच और टाइम्स का टी कैपिटल बनाया गया है। शताब्दी एक्सप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया, शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है तो यहाँ पर शताब्दी का एस और एक्सप्रेस का ई कैपिटल बना है। इसी तरह अगर शिप का नाम लिखा जाएगा तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। जैसे एक शिप का नाम है टाइटैनिक, तो अगर हम टाइटैनिक लिखेंगे तो उसका टी कैपिटल बनाएंगे। जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं या ऐतिहासिक स्थान होते हैं उनका भी पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है। जैसे गांधी जी लेट क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐतिहासिक घटना है, एक आंदोलन का नाम है तो इसके तीनों शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। वी वेंट टू रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट एक ऐतिहासिक स्थान का नाम है, एक ऐतिहासिक जगह है तो इसके दोनों शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। और इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच जब हम लिखते हैं, किसी की कही हुई बात को जब हम रिपोर्टेड स्पीच के रूप में लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से की जाती है। जैसे मोहित सेज आई एम योर फ्रेंड, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़ ये एक रिपोर्टेड स्पीच है जिसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है और इसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से की जाएगी। तो आज आपने इस वीडियो में पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको कब और कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। ये पंक्चुएशन मार्क्स होते तो बहुत छोटे छोटे सिंबल्स हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इनको सही तरह से सही जगह पर यूज़ करते हैं तो हम अपने मैसेज को मीनिंगफुल और इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। और अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे या हम इनको गलत जगह पर यूज़ करेंगे तो जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं उसका मतलब बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। So next time when you are writing, don't forget to use the right punctuation marks. That's it for today. See you next time in the next video.